जिस तरीके से बायट-सवर्ट लॉ किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के काम आती है, ठीक इसी तरीके से एम्पीयर-सर्किटल लॉ भी यूज़ की जाती है किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। जो सिंपल कन्फिग्रेशंस होती हैं उनमें हम लोग बायट-सवर्ट लॉ यूज़ करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स कन्फिग्रेशंस होती हैं उनके लिए हम एम्पीयर-सर्किटल लॉ यूज़ करते हैं। ऑल्दो हमारे करिकुलम में इसका डेरिवेशन वगैरह सब हट गया है तो हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे इसके बारे में, बस ये बताएंगे बच्चों एम्पीयर-सर्किटल लॉ क्या होता था। ऐसा कुछ होता था जो कि अब फिलहाल इतने कोई काम का नहीं है, क्योंकि फिलहाल तो हमारे पास इंप्लीमेंटेशन काम का है। B.dl = μ0I, ये होता है एम्पीयर-सर्किटल लॉ। अब इसके अंदर क्या डिटेल होती है, देखो अच्छे, जैसे हमारा करिकुलम चेंज हो गया उस हिसाब से तो हमें इतने डिटेल की जरूरत नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर हम एम्पीयर-सर्किटल लॉ के अंदर एम्पीरियन लूप एज्यूम करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि हम लोग गॉस थ्योरम के केस में गॉसियन सरफेस एज्यूम किया करते थे। जैसे हम गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो हम गॉसियन सरफेस मानते थे, ठीक ऐसे ही एम्पीयर-सर्किटल लॉ के केस में हम लोग एम्पीरियन लूप को एज्यूम करके सिंप्लीफाई करते हैं। बट एक्चुअली क्या है कि जिस तरीके से डेरिवेशन वगैरह फिनिश हो चुका है तो उसकी रेलेवेंस भी हमारे लिए अब उतनी कोई खास नहीं रही है। हमारे लिए अब रेलेवेंस जो है वो मेनली कि कैसे यूज़ करके या किस किस एप्लीकेशन में इसको यूज़ किया जाता है वो इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा मैं बच्चे बता देता हूँ इसके बारे में, एक थोड़ा सा डेरिवेशन बता देता हूँ, तो हमारे बहुत ज़्यादा काम नहीं आएगा बट फिर भी एक तरीके से समझ लो। जैसे मान लो बच्चों हमारे पास कोई एक करंट कैरिंग वायर है, काफ़ी लॉन्ग वायर है। लॉन्ग वायर को हम लोग कई बार इनफाइनाइट वायर भी बोल देते हैं। लॉन्ग वायर को कई बार हम लोग इनफाइनाइट वायर भी बोल सकते हैं, जिसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो। तो अगर उससे थोड़ी सी कुछ दूरी पे कोई पॉइंट P लाई करता है और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, अगर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो, और मैग्नेटिक फील्ड लगानी है हमको, निकालनी है, फाइंड आउट करनी है एम्पीयर-सर्किटल लॉ के थ्रू। ऑल्दो हम बायट-सवर्ट लॉ भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कभी कभार जब हम लॉ लगाते हैं तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जो ईजियर हो उस केस में वहाँ पे वो लगाया जाए। यहाँ इस केस में जब हम ये लॉ इम्प्लीमेंट करते हैं तो जो हमारी बायट-सवर्ट लॉ है वो थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है, उसको लगाना डिफिकल्ट हो जाता है। अभी मैं ये डिस्कस नहीं कर रहा कि क्यों डिफिकल्ट हो जाता है, बट इसलिए एम्पीयर-सर्किटल लॉ थोड़ा इजी पड़ता है, हम वो लगाते हैं। और वो लगा के हम क्या करते हैं, इस वायर, करंट कैरिंग वायर की वजह से P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश करते हैं और निकालते हैं, ठीक है। देखो अच्छे, ऑब्वियस सी बात है, करंट कैरिंग वायर है तो आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगी और मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। मान लो ये यहाँ से यहाँ R डिस्टेंस के ऊपर है, इनके बीच में जो सेपरेशन है वो R है, तो हम यहाँ एम्पीयर-सर्किटल लॉ लगाएंगे। एम्पीयर-सर्किटल लॉ लगाने के लिए हमें एम्पीरियन लूप मानना पड़ता है। क्या मानना पड़ता है? एम्पीरियन लूप। एक लूप मानना पड़ता है जिसका नाम कहते हैं हम एम्पीरियन लूप। अब वो लूप जो माना जाता है उसके पीछे भी कुछ कारण होते हैं, ऐसे नहीं कि आप कोई सा भी लूप मान लो, वो मैं बताऊंगा थोड़ा सा बच्चों, आपको आइडिया दे दूंगा, हिंट दे दूंगा। इस केस में हम लोग सर्कुलर एम्पीरियन लूप मान लेते हैं। ये एक सर्कुलर एम्पीरियन लूप मान लिया, और वो सर्कुलर एम्पीरियन लूप भी ऐसा एम्पीरियन लूप, एक ऐसा एम्पीरियन लूप जिसका जो रेडियस है वो ठीक इसके बराबर है, जिस पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है जितनी दूरी है उसके बराबर है। मतलब ये पूरा का पूरा एम्पीरियन लूप मान लिया हमने उन्हें, ठीक है। अब ये जब हमने एम्पीरियन लूप मान लिया तो हम एम्पीयर-सर्किटल लॉ लगा सकते हैं। एम्पीयर-सर्किटल लॉ का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, काफी हद तक ये मैथमेटिकल है। अब इसका क्या मतलब होता है, फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं, मैथमेटिकल है। देखो जो कुछ लॉज ऐसी होती हैं जो फिजिक्स के हिसाब से आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो, कुछ लॉज मैथमेटिकल होती है जिसके पीछे अंडरस्टैंडिंग इतनी नहीं होती है, बस मैथमेटिकल कैलकुलेशन ज़्यादा शामिल होती है। जब हम फिजिक्स में आगे बढ़ते जाते हैं और हायर फिजिक्स पे जाते हैं तो हायर फिजिक्स कम हो जाती है और मैथमेटिक्स ज़्यादा हो जाती है। ब्लैक होल के बारे में सबसे पहले फिजिक्स में नहीं पता चला था, मैथमेटिक्स के थ्रू पता चला था। कैसे? देखो बच्चे, बाद में जब हम फिजिक्स में, हायर फिजिक्स में जाते हैं तो चीज़ों को मैथमेटिकली ही मान के चल लेते हैं, कंसिडर, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि मैथमेटिक्स एक फिजिक्स की ब्रांच है। मैथमेटिक्स इज अ पार्ट ऑफ फिजिक्स, एक फिजिक्स का पार्ट है। मैथमेटिक्स का जो जन्म हुआ था वो काफी हद तक फिजिक्स की वजह से हुआ था, जो बड़े तौर पे इतनी एक्सपेंड हुई वो फिजिक्स की वजह से हुई। क्योंकि एक्चुअली क्या था कि जब साइंटिस्ट ने क्वांटिटेटिवली चीजों को फाइंड आउट करना चाहा, क्वांटिटेटिव मतलब उनकी वैल्यूज कैलकुलेट करना चाहा, तो उन्होंने मैथ्स की नई नई चीजों को बनाते गए। जो मैथ्स की ज्यादातर फॉर्मूले या थ्योरम बनी हुई है वो फिजिक्स के साइंटिस्ट ने बनाई है। समझ में आया?
फिजिक्स के लोगों ने मैथ्स ज़्यादा बनाई है, क्योंकि उनको अपना टूल यूज़ करना है, टूल की फॉर्म में यूज़ करते हैं उसको कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आगे की जो फिजिक्स होती है, मैथमेटिक्स होती है, उसमें आपको लॉजिक्स, मैथमेटिकल लॉजिक मिलेंगे बट फिजिकल लॉजिक नहीं मिलेंगे। तो ब्लैक होल जो सबसे पहले पता चला वो मैथमेटिकली पता चला था, फिजिक्स में उसको बाद में देखा गया या जाना गया। तो कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैथमेटिकली पहले आ जाती हैं और फिजिक्स बाद आती हैं, बट वो जो एक थॉट होता है कई बच्चों को लगता है मैथमेटिकली कैसे आती हैं। एक्चुअली क्या होता है बच्चे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन कई रिजल्ट हमको ऐसे दे देती है जिसकी वजह से हमको लगता है कि ऐसा कुछ होना चाहिए। जैसे मान लो कोई वैल्यू नेगेटिव आती है तो हम कहते हैं कि कई चीज़ें कोई वैल्यू नेगेटिव आती है और वो पॉसिबल ही नहीं है, तो वो चीज़ें इम्पॉसिबल बन जाती हैं। जैसे मान लो अब जैसे ये हरी है, ये कहे कि सर मेरे मार्क्स MCQ, मान लो कोई पेपर है और मान लो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, MCQ पेपर है और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और ये कहता है मेरे मार्क्स -10 आए, मुझे कहता है मेरे मार्क्स -10 आए, क्या मैं इसकी बात को सच मान लूंगा? ये ट्रू है या फॉल्स है? तो मैथमेटिकली ये चीज इनकरेक्ट हो गई, क्योंकि मैं कहूंगा कि नेगेटिव मार्किंग अगर पेपर में प्रेजेंट है ही नहीं, इसका मतलब जो आप बता रहे हो गलत है, तो स्टेटमेंट अपने आप क्या हो गई, लॉजिकली क्या हो गई, गलत हो गई। तो मैथमेटिक्स के बेसिस पे भी कई चीजें साबित होती हैं, जब आप आगे देखोगे कैसे, क्योंकि मैंने अगर इसने बताया -10 है तो मैं इससे पूछूंगा नेगेटिव मार्किंग थी या नहीं थी। अगर वो कहता है नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो इसका मतलब इसका स्टेटमेंट पूरा का पूरा क्या है, गलत है। लॉजिकली मैं उसको अप्लाई करूंगा। तो फिजिक्स में भी ऐसी चीजें होती हैं। खैर ये लॉ जो है काफी हद तक फिजिक्स के हिसाब से मैथमेटिकल लॉ है ये। तो इसमें क्या होता है, एम्पिरियन लूप हम मानते हैं, उस एम्पिरियन लूप के लिए हम ये लगाते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ B.dl लगाते हैं। अब आप कहोगे सर ये क्या होता है? देखो अच्छा एक्चुअली क्या होता है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। हम यहाँ एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट ले लेते हैं, उसके लिए हम ये लिखते हैं, फिर पूरी की पूरी इसके लिए इंटीग्रेट कर देते हैं और ये हम फॉर्मूला लगा देते हैं। अब इस फॉर्मूले का कोई सिग्निफिकेंस वैसा नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ मैथमेटिकल है। मैथमेटिकल चीजें ऐसी जो होती हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग आप नहीं कर सकते हो, वो फिजिक्स के हिसाब से आपको अंडरस्टैंड नहीं करा सकती हैं, वो प्योर मैथमेटिकल होती हैं। बस इसमें आप ये समझ सकते हो, ये लॉ ये कह रहा है कि जितना ज्यादा करंट होगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। बाकी इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, ये सब करते हैं, ये सब अब हमारे करिकुलम में नहीं है, हमको सिर्फ इसके रिजल्ट्स याद करने हैं। तो सबसे पहले जब हम इसका डेरिवेशन करते हैं तो एक वायर की वजह से किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं और उसकी वैल्यू जब हम अप्लाई करते हैं तो आती है μ0I/2 πr। अब क्या क्या चीजें क्या क्या है बच्चों, ये आपको अच्छे से पता होगा। बताना आई क्या होगा यहाँ पर, करंट किसके थ्रू, आर क्या होगा, सेपरेशन होगा इस पॉइंट का यहाँ से वायर से, पाई हो गया, 2 हो गया, बी मैग्नेटिक फील्ड हो गई। तो ये आपको समझ में आ गया। अब यहां पर मुझे एक चीज बतानी है कि जैसे कई बार आप पूछ सकते हैं सर एम्पिरिकल लूप क्या हम कुछ भी मान सकते हैं, सर्कुलर मान लिए हैं, जो भी मान लिए, चलो मैथमेटिकल लॉ ठीक है, हमें आप डिटेल नहीं समझा रहे हो इस चीज के बारे में, बट एम्पिरिकल लूप क्या हमेशा हम यही मानते हैं? नहीं बच्चे, एम्पिरिकल लूप हमें सूटेबली मानना पड़ता है, प्रॉपर तरीके से लेना पड़ता है। क्या यहाँ हमें एम्पिरिकल लूप सर्कल की जगह स्क्वायर ले सकता था? नहीं। कारण क्या होता है बच्चे, थोड़ा सा मैं आपको हिंट देता हूँ, ज्यादा डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं बताऊंगा। देखो एक्चुअली क्या होता है, देखो बच्चे एक्चुअली क्या है, जैसे ये वायर है और ये अगर हमें एम्पिरिकल लूप हमने सर्कुलर माना तो वायर से कोई भी एलिमेंट ले लो, इस पॉइंट की उस पॉइंट से वायर की दूरी हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी, आर क्या रहेगा, सेम रहेगा। बट अगर मैं जैसे इसको अगर आप टॉप व्यू लोगे, इसका टॉप व्यू कैसा आएगा, इसका ये वायर हो गई और ये एम्पिरिकल लूप हो गया, तो हर पॉइंट का सेपरेशन सेम रहेगा, तो आर जो सेपरेशन क्या रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब एक्चुअली क्या होगा, सेपरेशन सेम होने से क्या होगा, ये वायर है, ये देखो जैसे वायर है। अब बताना देखो बच्चे, कोई पॉइंट ए हो गया, मान लो ये बी हो गया, ये सी हो गया, 3 पॉइंट ले लिए मैंने, यहां पर ऐसे देखेंगे ए, बी और सी, क्या तीनों पॉइंट पे सेम मैग्नेटिक फील्ड होगी, अलग अलग होगी? मैग्नीट्यूड वाइज तीनों पॉइंट पे सेम फील्ड होगी, डायरेक्शन वाइज शायद अलग अलग हो सकती है, बट मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगी। क्यों? क्योंकि तीनों पॉइंट वायर से सेम डिस्टेंस पे हैं। अगर मैं यहां पर स्क्वायर लूप मानता, ऐसा सा मानता, स्क्वायर लूप सा ऐसे, तो उसमें क्या हो जाता कि हर पॉइंट की दूरी क्या हो जाती, अलग अलग हो जाती। तो कुछ कारण होते हैं बच्चे जिनकी वजह से हम कभी जब एम्पिरिकल लूप एज्यूम करते हैं तो वही टाइप का एज्यूम इसलिए करते हैं कि उसके पीछे कुछ रीजन छुपे हुए होते हैं। थोड़े बहुत रीजन हमने नोट्स में मेंशन किए हुए हैं, बट खैर मुझे लगता नहीं है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एक बार आप देख लेना, बाकी हम आपको जब कभी डिटेल लगी तो समझा देंगे। इधर देखो बच्चे आगे, तो ये हमारे पास इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाता है। अब हम बात करते हैं कि ठीक है फॉर्मूला आ गया, बट अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे? तो देखो बच्चे, हम जब अपनी 10th क्लास पढ़ते थे तो 10th क्लास में हम लोग
राइट हैंड रूल पढ़ते थे, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, बोलो? जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसमें थंब को रखो, जो फिंगर्स की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगी। याद आ रहा है? राइट हैंड थंब रूल। इसकी हेल्प से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों? अच्छा, सिर्फ ये नहीं है, इधर देखो बच्चे, राइट हैंड थंब रूल नहीं है, इसके अलावा भी क्या होता है, मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से भी बताया था कि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या क्या यूज करते हैं हम लोग? बायट-सावर्ट लॉ। क्या यूज करते हैं? बायट-सावर्ट लॉ की हेल्प से भी हम निकाल सकते हैं। समझ में आया बच्चों? हाँ बच्चे, ये वाला आगे आएगा बच्चे, अभी आगे आएगा ये। चाहे हम लोग आइदर वी कैन यूज क्रॉस प्रोडक्ट और वी कैन यूज राइट हैंड थंब रूल। बट ये है कि बच्चे जैसी आपकी कन्वीनियंस हो, मैं वैसा आपको प्रेफर करूंगा। मैं कोई किसी पॉइंट पे अब ये नहीं कहूंगा कि पुश नहीं करूंगा, जैसा आपको बेटर लगे वैसा आपको अप्लाई करना है। तो जल्दी से हम आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं, उसको आप करो और आगे बढ़ते हैं। 2 वायर हैं, पैरेलल वायर्स हैं। इधर देखो बच्चे, ठीक है? 2 पैरेलल वायर्स हैं। एक काम करते हैं, दोनों में करंट अपोजिट डायरेक्शन जा रहा है सर, मान लो इसमें 2 एम्पियर का करंट जा रहा है, इसमें 3 एम्पियर का करंट जा रहा है। बीच में एक ऐसा पॉइंट है पी पॉइंट है जिसमें नेट फील्ड 0 है। इनके बीच की दूरी है 10 मीटर। मिडल में नहीं है, मिड पॉइंट नहीं है, मतलब 5 पे नहीं है, कहीं भी है। फाइंड पोजीशन ऑफ पी पॉइंट। हाँ बच्चे, पी पे नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 है। एक मिनट जाओ बच्चे, डायरेक्शन चेक कर लो एक बार, सही है गलत है। ये डायरेक्शन लो बच्चे, सॉरी ये लो, अब आएगा 0, वरना 0 नहीं आएगा। बताऊंगा अभी आपको, ट्राई करो जल्दी से इसको। देखो बच्चों, बोर्ड पे देखो जल्दी से। जब देखो बच्चे, पी पॉइंट है, अगर हम इस पे जैसे देखें तो इस वायर, दोनों वायर में करंट फ्लो कर रहा है, तो किस वायर की वजह से किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी, सबसे पहले ये देखना जरूरी है। अब देखो बच्चे, जैसे कोई एक वायर होती है, उसमें जब करंट फ्लो करता है तो उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। इस साइड क्या हुई, इनवर्ट, और इस साइड क्या हुई, आउटवर्ड। इनवर्ट को हम लोग बच्चे क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, अलग से नोटेशन है। आउटवर्ड को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे डॉट। जैसे मान लो बच्चे, अगर आपकी तरफ तीर आ रहा है, ये तीर है मान लो, ये देखो मैंने मार्कर आपकी तरफ आ रहा है, तो आपको कैसा दिखेगा, आपकी तरफ आते हुए डॉट दिखेगा। इधर देखो बच्चे, जैसे मान लो मेरे पास मार्कर है, तीर है, ये तीर है, ये तीर है मान लो, अगर आपकी तरफ आएगा कैसे दिखेगा, डॉट। और अगर मेरी तरफ आएगा तो कैसे दिखेगा, क्रॉस। ऐसे तीर का मान होता है ना, क्रॉस। तो इधर देखो बच्चे, ये तीर है अंदर, इनसाइड, मतलब ये इनसाइड है और ये आउटसाइड है। तो अब ये बताना, 2 एम्पियर की वजह से पी पॉइंट पे इनसाइड होगा, आउटसाइड होगा? राइट हैंड रूल लगाएंगे बच्चे। देखो ऐसे, ये देखो यूं, ये देखो ऊपर करंट है, इधर करंट ऊपर है, कैसे आएगा बोलो, ऐसे यूं, इस साइड। देखो बच्चे, देखो इधर ये करंट है इस वायर में, इस साइड इनसाइड होगा और इस साइड ऐसे, यहां इस साइड ऐसे होता नहीं, राइट साइड में इनसाइड होगा, लेफ्ट साइड में आउटसाइड होगा। हम कह रहे हैं कौन सी साइड, दोनों साइड में, इस साइड ये देखो ऐसे जाएगा नहीं, यहां इनसाइड होगा और इधर आउटसाइड होगा। तो इस साइड क्या होगा, इनसाइड मतलब क्रॉस, और इसकी वजह से क्या होगा, देखो यूं ऐसे होगा, आउटसाइड मतलब डॉट। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है
क्या है, दोनों डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है? अपोजिट है तो कैंसिलेशन, वेक्टर क्वांटिटी कैंसिल करेगी एक दूसरे को, तो कैंसिलेशन होगा। तो अच्छा, अगर इफ देयर इज सम कैंसिलेशन तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी। नहीं सर, वो तो है नहीं, करंट अलग अलग है तो जीरो क्यों होगी? किसी हमने मिड पॉइंट पे थोड़ी कहा है, इसमें कितना करंट दिया था हमने? देखो बच्चे, मिड पॉइंट की बात नहीं कर रहे बच्चे, हम कह रहे हैं कोई सा भी पॉइंट होगा, क्योंकि अगर बराबर होता तो मिड पॉइंट पे होता, बट अभी बराबर नहीं है तो कोई पॉइंट है, मान लो कोई पॉइंट x है, अगर ये यहां से x है तो यहां से कितनी दूरी पे होगा? ये 10 है, 10 माइनस x होगा, क्योंकि दोनों का अपोजिट है तो कैंसिलेशन होगा। तो जितना इसकी वजह से इनसाइड होगा उतना उस पॉइंट पे उसकी वजह से आउटसाइड होगा, उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे कैंसिलेशन हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है बच्चे? म्यू नॉट आई बाय, जैसे इसकी वजह से क्या होगी, आई क्या होगा इसका 2 बाय 2 पाई आर, इसका ये कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम किसी को? उसकी वजह से क्या होगी, म्यू नॉट आई कितना 3 2 पाई और क्या लिखे यहाँ पर 10 माइनस एक्स, क्योंकि उससे अगर इससे x दूरी पे तो उससे 10 माइनस एक्स की दूरी पे होगा। काटे बच्चों, इसको ऊपर इसको इधर, 20 माइनस 2x इज इक्वल टू 3x, 20 इज इक्वल टू 5x, x इज इक्वल टू 4 मीटर। इस वाली से 4 मीटर दूरी पे होगा और इस वाली से 6 मीटर दूरी पे होगा। उस पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। 1 से 4 पे, मतलब आपको मेंशन करना पड़ेगा 4 मीटर फ्रॉम 2 एम्पेयर, 6 मीटर फ्रॉम 3 एम्पेयर। ठीक है, इसके बाद हम आपको थोड़ा सा और कुछ एक्टिविटी देते हैं करने को। ये एक्टिविटी अच्छी क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हम लोग राइट हैंड रूल यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए किसी पॉइंट पे। अब मैंने आपको बताया कि राइट हैंड रूल यूज नहीं करना हमें, हमको यूज करना है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में मैंने क्या बताया था, डीबी की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? बोलो क्या था? इसके क्रॉस प्रोडक्ट से ये मिलता है हमको। ठीक है, तो पॉइंट P और पॉइंट Q पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालो यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट। ऑल्दो मुझे पता है आप लोग बोलोगे सर सीधी सीधी बात है कि सर P पॉइंट पे हम राइट हैंड रूल लगा देंगे तो P पॉइंट पे क्या होगी, इनसाइड होगी और इस पे आउटसाइड होगी। वो तो चलो चेक कर लेना, बट अभी आपको टास्क दिया गया है क्रॉस प्रोडक्ट यूज करो, जल्दी से बताओ P और Q पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। हेल्प ऑफ बायट-सावर्त लॉ। सर अब इस पे हमको एक मतलब हम लोग P पॉइंट पे और Q पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं इसकी हेल्प से। तो अब हमें राइट हैंड थंब रूल यूज नहीं करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, अच्छे करंट एलिमेंट मान लेते हैं ये वाला ऐसा सब, और ये इस पॉइंट पे निकालना है तो ये हो गया, ये पोजीशन वेक्टर हो गया और ये करंट एलिमेंट हो गया। ठीक है, P पॉइंट के लिए कर रहे हैं, किसके लिए बच्चे? फॉर P पॉइंट। ठीक है, P पॉइंट के लिए करते हैं हम लोग। P पॉइंट के लिए हम करेंगे तो बच्चे इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना। इसकी डायरेक्शन क्या बताना? ऊपर। ऊपर मतलब y मतलब कि j। ये इसकी डायरेक्शन क्या है? x, इधर i। तो देखो बच्चे साइकिल क्या होती है, i j की साइकिल ये होती है। तो j और i मतलब कि हम j से i जा रहे हैं, रिवर्स जा रहे हैं। तो अगर रिवर्स जाएंगे तो क्या आएगा, यहां से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, बट अपोजिट जा रहे हैं तो माइनस के आ जाएगा। माइनस के मतलब क्या होता है बच्चे? देखो मैंने आपको बताया था आउटसाइड होता है प्लस जेड, इनसाइड होता है माइनस जेड। माइनस के मतलब कि इनसाइड। कोई डाउट बच्चों? अब अगर हमें ये करना है तो क्या होगा, आप देखो बच्चे इसमें क्या होगा, ये पॉइंट हो जाएगा तो पोजीशन वेक्टर यहां था, राइट साइड था, पोजीशन वेक्टर किधर हो जाएगा, लेफ्ट साइड। क्यू पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस आई की जगह क्या हो जाएगा, माइनस आई हो जाएगा। कोई बच्चा बताएगा माइनस आई क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये प्लस एक्स था, इधर देखो ये प्लस एक्स में था और ये माइनस एक्स में। तो अगर एक ही साइन नेगेटिव लग गया तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स मतलब कि क्या आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो। खैर देखो अच्छा, मैं किसी पे थोप नहीं रहा हूं,
किसी को राइट हैंड रूल अच्छा लगे ना, सुनो सुनो, किसी को राइट हैंड रूल कन्वीनियंट लगे, अच्छा लगे, तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप बहुत फ्री हो फिजिक्स में, आप हर चीज के लिए बहुत फ्री हो, आप यूज करो अच्छे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा आपको कन्वीनियंस लगे वैसा यूज करो, बस आप करो कुछ ना कुछ यूज करो, ठीक है। चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं हम जल्दी से। इसके बाद कोई इनफाइनाइट वायर होती है, तो इनफाइनाइट वायर की वजह से किसी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, जैसे ये, इसमें मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, ठीक है। इनफाइनाइट वायर की वजह से म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर होता है। देखो बच्चे, किसी एक वायर की वजह से जो किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, और वो ये अभी हमने पढ़ा इनफाइनाइट वायर की वजह से होती है, बट एक्चुअली क्या है, ये एक स्पेसिफिक केस है। जैसे ये एक वायर इनफाइनाइट वायर है, पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। इधर देखो बच्चे बोर्ड पे जल्दी से। आमतौर पे क्या होता है बच्चे, मान लो ये इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, बट हम इसके एक किनारे पर है, ये इनफाइनाइट वायर के एक किनारे पर है, इस वाले किनारे पे, ये तो बीच में कहीं पर है, तो ये बीच में कहीं पर है इसका फॉर्मूला, बट किसी एंड पे है, एंड ऑफ इनफाइनाइट वायर। ये एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ही मेनली इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई के हिसाब से उतना ज्यादा नहीं है, बट फिर भी बच्चे मुझे पढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि रीजन है कि एमसीक्यू वगैरह के टाइम में कुछ भी हो सकता है, कोई पता नहीं है। एंड ऑफ इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला ये होता है, अगर इनफाइनाइट वायर के एंड में बतानी मैग्नेटिक फील्ड, तो ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। अब क्यों आया, कैसे आया टॉप, यार वो भी तो एंड हुआ ना, एक किनारा, चाहे ऊपर का किनारा चाहे नीचे का किनारा, किनारा मतलब एंड, बीच में कहीं निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। अब देखो बच्चे, एक क्वेश्चन है बच्चों, इसको हमें ट्राई करना है। जब मैं क्वेश्चन दूं तो पहले देख लिया करो, लिखने का टाइम बच्चों आपको मिल ही जाता है। देखो बच्चे, ये इधर देखो बोर्ड पे, एक मिनट बच्चे देखो, ये हमारी एक फिगर है, इसमें एक वायर इनफाइनाइट वायर ऐसे है, ये एक इनफाइनाइट वायर ऐसे है, ये एक सेमी सर्कुलर लूप है, ये सेमी सर्कुलर लूप है, इसका रेडियस r है। फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, फाइंड B नेट एट P। जल्दी करो बच्चे। देखो बच्चे, इसके साथ मैं एक और क्वेश्चन ऐड कर रहा हूं, इधर देखो बोर्ड पे, ये करंट यहां से आया, यहां से करंट आया, ये इक्वली डिवाइड हो गया दोनों वायर में, इक्वल करंट, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। जल्दी करो बच्चे, फास्ट। सर ये दूसरा, बस बच्चों बोलो नहीं, इधर देखो बच्चे, यहां पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, तीनों की वजह से होगी। तीन में से क्या क्या हुई, तीनों का नाम लो पहले पहले, क्या क्या। एक तो सेमी सर्कुलर वायर होगी, एक वायर हो गई इनफाइनाइट, ये दूसरी इनफाइनाइट वायर होगी। बट इन दोनों इनफाइनाइट वायर के लिए ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये वाला, क्योंकि इनफाइनाइट वायर तो ठीक है, बट ये जो पॉइंट है इसके एंड पे, किनारे पे, देखो भूल जाओ इसको, ये इनफाइनाइट वायर है, इसके किनारे पे, एंड पे पॉइंट है, तो हमारे पास ये। अब हमें देखना है क्या तीनों की फील्ड ऐड होगी। इसकी फील्ड किधर होगी? देखो ऐसे, ऐसे होगी ना, यूं इनसाइड, मतलब कि क्रॉस। इसकी कैसे होगी? ऐसे, ऐसे यूं करेंगे ना, देखो ऐसे करेंगे ना, यूं। अरे देखो इधर ऐसे होगी, यूं। ऐसे कैसे होगी? ऐसे, ऐसे मतलब इनसाइड। इसकी कैसे होगी? इसकी ऐसे, 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 जैसे करंट जा रहा है ना, ऐसे यूं, ऐसे, ऐसे इनसाइड। इधर, इधर तीनों ऐड हो जाएंगे। क्या क्या हो जाएगा बच्चे, बताना, बोलो। इसकी क्या होगी? म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर प्लस म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, दो स्ट्रेट वायर की वजह से होंगी। और सेमी सर्कुलर लूप की वजह से कितनी होगी? 4 आर।
सर्कुलर की होती है 2r और सेमी सर्कुलर की होती है 4r। लास्ट क्लास में मैंने आपको लिखवाया था बच्चे ये, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसके बाद ये वाला क्वेश्चन है बच्चे नेक्स्ट हमें जो डिस्कस करना है आप लोगों से, इसको सॉल्व कर लें। सर ये आर अलग है ना? सॉरी सेम है क्या? सब सेम, क्योंकि देखो ये आर है, ये भी आर होगा, रेडियस है ना, रेडियस है, ये रेडियस ही रहेगा ना, आर ही रहेगा, ठीक है। ज्योमेट्रिकली देख लेना, अच्छे भी समझ में आ जाएगा, थोड़ी देर में फिगर देख लेना, ठीक है। देखो अच्छे इधर देखो, ये रेडियस है ना, ये रेडियस है, ये रेडियस पूरा रेडियस ही होगा ना, ठीक है सर, ये पूरा रेडियस ही होगा, आर ही होगा ये, ठीक है। अब देखो अच्छे इधर, अब इसके अंदर क्या होता है, जब किसी एक वायर में करंट आता है और ऐसे डिवाइड हो जाता है करंट, फिर सीधा जा रहा है, ये सेमी सर्कुलर वायर्स है। अब सी पॉइंट पे फील्ड पूछी है, तो एक्चुअली सी पॉइंट पे नेट फील्ड 0 आएगी। अब क्वेश्चन ये है कि नेट फील्ड 0 कैसे आएगी बच्चों। देखो एक्चुअली क्या है कि इसकी वजह से भी फील्ड होगी सी पॉइंट पे, इसकी वजह से भी होगी, ये सेमी सर्कुलर की वजह से भी होगी, इस सेमी सर्कुलर की वजह से भी होगी। बट क्या ये दोनों की फील्ड अपोजिट होगी या सेम होगी? देखो नीचे वाले की वजह से कैसे होगी, देखना यूं, सर ये होगी, देखो ऐसे है ना यूं, अरे नहीं सर ऐसे जा रहा है सर, देखो अंगूठा ऐसे करो, आउटसाइड जा रहा है, ये देखो यूं ऐसे जा रहा है, यूं 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 जा रहा है ना यूं। अरे सर ये ऐसे नहीं हुआ, रुको, इधर ये आउटसाइड हुआ, आउटसाइड मतलब कि क्रॉस। भाई आउटसाइड तो हो गया भाई, फिर डॉट आएगी ना। एक मिनट रुको बच्चे, अरे सर डॉट लगाओ ना, मैं बोल रहा हूं, कोई बोलेगा नहीं। इधर देखो बच्चे, ये आउटसाइड होगी और इसकी वजह से कैसी होगी यूं। अरे सर तो फिर डॉट लगाओ ना आउटसाइड के लिए। हाँ अच्छा सॉरी, इधर देखो, ठीक है ठीक है, ये हो गया। हाँ सर ठीक है, इसकी वजह से कैसी होगी, इनसाइड। तो दोनों की इक्वल होगी क्योंकि सेमी सर्कुलर है और अपोजिट होगी, तो नेट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब बताओ बच्चे क्या क्वेश्चन पूछना है। मेरा क्वेश्चन